हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को कवर करेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है ये ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और इसके पार्ट 2 वीडियो को हम लोग कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के कितना तक, तो 50 तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और जितने भी प्रश्न है वो वीवीआई होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली वे में आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आते हैं, सबसे पहला है आज का 51 नंबर प्रश्न है, किस बाजार स्वरूप में संसाधन का सबसे अधिक कुशल आवंटन होता है? बताया गया है, पूछा गया है। और ये सारे प्रश्न आपको प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्टिव में भी बताया गया है कि किस बाजार में संसाधन का सबसे अधिक कुशल आवंटन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। याद रखिएगा, अल्पाधिकार के बारे में, एकाधिकार के बारे में, एकाधिकार प्रतियोगिता के बारे में, ये सारे चीज आपको बताए जा चुके हैं सब्जेक्टिव वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारा सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखा तो वहां जाकर के ये सारी चीजों को एक साथ देख लीजिए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, एनडीपी महत्वपूर्ण है। एनडीपी एमपी क्या होती है? एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस पे, यानी बाजार कीमत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। और एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है क्या, फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर। याद रखिए, एक होता है साधन लागत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद और एक होता है बाजार कीमत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो दोनों चीज को याद रखिएगा, दोनों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी माइनस घिसावट, या कहीं कहीं आपको घिसावट के जगह पे मूल्य ह्रास भी दिया रहेगा तो भी आपका, यानी डिप्रिसिएशन भी दिया रहेगा तो भी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिए, घिसावट ना दिखे, मूल्य ह्रास भी लिखे तो भी वो आंसर सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे, जीडीपी यानी बाजार कीमत पे ग्रॉस डोमेस्टिक यानी सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें से हम लोग मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल जाता है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पे, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, साधन लागत पे, तो वहां पे जो आंसर हो जाएगा उसमें जो हो जाएगा आंसर बता देते हैं। उसमें एनडीपी इसको क्या किया जाता है, किसके साथ, तो आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष कर जो होता है उसको क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को उसमें से घटा दिया जाता है। फिर से हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, अगर यही एनडीपी जो आपसे पूछा जाएगा, एनडीपी एफसी में पूछा जाएगा, तो उसमें जो हमारा क्या होता है कि एनडीपी एमपी यानी ये जो हो जाएगा ये, और इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो इसमें हम लोग सब्सिडी को जोड़ देंगे, और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर जो हो रहा है इसको घटा देंगे, यानी इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वो हो जाएगा एनडीपी एट किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे यानी साधन लागत पे, और यहाँ पे दिया गया है बाजार कीमत पे। तो दोनों प्रश्न को आपको याद रखना होगा कि साधन लागत पे क्या होगा और बाजार कीमत पे क्या होगा, एनडीपी का फॉर्मूला। और यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यहाँ का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 52 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार दिया था? याद रखिएगा, समय तत्व का जो विचार जो प्रकट किया गया है वो मार्शल के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया है, तो मार्शल के द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने क्या बताया था, इसमें उसने बताया है कि कीमत का जो निर्धारण जो किया जाता है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर किया जाता है। डिमांड और सप्लाई के यानी पूर्ति और मांग के आधार पर किया जाता है। तो इसी को उसने समय तत्व विचार प्रस्तुत किया, यानी किसने किया, मार्शल ने किया। तो याद रखिएगा, जितने भी राइटर के नाम है आपको याद रखना, उससे जुड़ी हुई उन्होंने जो अवधारणाएं दी है, जो नियम बनाए हैं उसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि वहां से आपको 2-3 प्रश्न, कम से कम 2-3 प्रश्न जरूर आपको पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स से, यानी जो अर्थशास्त्री हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। याद रखिएगा, किसी भी, ये आपका डिफिनेशन है कि किसी भी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को हम लोग उपयोगिता कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं हम लोग इसे, तो इसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। याद रखिएगा, ये आपका तो डिफिनेशन हो जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफिनेशन। तो देखिए डिफिनेशन से भी किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इनमें से किनका संबंध जो है वो जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से है? इष्टतम सिद्धांत से बताया, ऑप्टिमम थ्योरी से पूछा गया है। ऑप्टिमम थ्योरी जनसंख्या के
इष्टतम सिद्धांत तो किसने दिया था? क्या सही हो जाएगा 55 का? तो ऑप्शन नंबर डी टी.आर. माल्थस ने दिया था। टी.आर. माल्थस ने दिया था। याद रखिएगा ये ब्रिटेन के थे। याद रखिएगा कहाँ के थे? और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसमें उन्होंने जनसंख्या और संसाधन के बारे में लोगों को बताया है। जनसंख्या और संसाधन के बारे में लोगों को बताया है और इसी पुस्तक में उन्होंने जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत को भी बताया है। तो याद रखिएगा टी.आर. माल्थस, और इनके द्वारा पुस्तक को भी आप लोग याद रख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पुस्तक के नाम पूछे जाएंगे और राइटर्स के नाम भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सेबी का कार्य है? सेबी, सेबी का कार्य क्या है? आप कमेंट बॉक्स में सेबी की फुल फॉर्म जरूर हमें बताइएगा। और सेबी का कार्य है प्राथमिक और द्वितीय प्रतिभूति बाजार का विनियमन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। तो आपसे स्थापना भी पूछा जा सकता है कि सेबी की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा अगर आपको तारीख याद नहीं है, लेकिन इसे भी कम से कम आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक्यूरेट डेट नहीं याद है तो आप 1992 जरूर याद रखिएगा, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? ये सब प्रश्न काफी आसान सा प्रश्न है। आपको बताया गया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें क्या क्या आ सकते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान सा प्रश्न हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्राथमिक से भूमि, खनन, वन, ये सब क्या हो गया, यानी नेचुरली जो चीज जो है वो जनरली आपको क्या हो जाएगा, वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। वहीं द्वितीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह जो होगा वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और जितने भी सर्विसेज है, जितने भी सेवाएं हैं, वो जितने भी सर्विस होते हैं, चाहे वो जैसे जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं तो वो क्या किसी न किसी तरह से हमारी सेवा कर रहे हैं, तो इस तरह के को हम लोग बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तो आपको याद रखना होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक प्रश्न तो जरूर होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 है, MC बराबर AC तो औसत लागत की ढाल होती है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत बराबर औसत लागत जब बराबर होगी तो ढाल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ये सारे चीज आपको बताया गया है। आप हमारे जाके उत्पादन लागत वाले चैप्टर में जाकर देखिएगा, वहाँ पे इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 है, समानता आयकर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? याद रखिएगा आयकर जो है वो करदान क्षमता के सिद्धांत पे आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जो आयकर है वो करदान क्षमता के सिद्धांत पे, यानी जो हम कर दे करते हैं हम अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो इसीलिए बताया गया है कि ये करदान की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन वस्तु कर है? वस्तु यानी कॉमोडिटी टैक्स क्या है? तो उपहार टैक्स जो होता है वो कॉमोडिटी टैक्स कहलाता है। याद रखिएगा उपहार यानी गिफ्ट टैक्स जो होता है वो कॉमोडिटी टैक्स कहलाता है। 60 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में है, किसके सुझाव के आधार पर आय कर से संग्रहित राशि केंद्र द्वारा राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ये सब प्रश्न एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रश्न डायरेक्टली आपको एग्जाम में जब मिलेगा आप ही बताइए कि जो राज्य और केंद्र के बीच जो टैक्स होंगे वो कौन करेगा? नीति आयोग, चुनाव आयोग का काम है चुनाव करना, नीति आयोग का काम नहीं है ये सारे चीज करना। नीति आयोग का काम अलग होता है। याद रखिएगा यहाँ पे एक ही व्यक्ति का काम है जो कि है वित्त आयोग का। एक ही का काम है, वो वित्त आयोग का काम होता है राज्यों और केंद्र के बीच आय का संग्रहित करना, आयकर को संग्रहित करना, उसे कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? तो वित्त आयोग करेगा। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, बाजार की असफलता का कारण क्या होता है? देखिए बाजार की असफलता का बहुत सारे कारण होते हैं, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ात्तम हो जाएगा। बाहरी चीजें जो होती हैं बाजार की असफलता का जो होता है वो मुख्य कारण होता है। मार्केट फेलियर काउज्ड बाय द एक्सटर्नलिटीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, भुगतान शेष में कौन सी मदें सम्मिलित होती है? सिंपल सा प्रश्न है। भुगतान शेष के बारे में भी आपको बताया गया है कि इसमें से कौन सी चीजें शामिल होती है। भुगतान शेष में कौन सी मदें शामिल होती है? तो दृश्य मदें, पूंजी, अदृश्य, ये तीनों होता है। याद रखिएगा ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये सारे चीज आपको सब्जेक्टिव वीडियो में बताया जा चुके हैं आसानी से, तो वो भी वीडियो को जरूर देखिएगा अभी तक आपने नहीं देखा है। और हमारे चैनल को जरूर से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, और दोस्तों में ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपसे यहाँ
यहाँ से पर डे किसी न किसी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाए जाएंगे पूरे एग्जाम तक, यानी कब से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, 1 फरवरी 2 फरवरी या 3 फरवरी जब भी से हो रहा है, वहां से आप तक आपको लगातार करवाए जाएंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पाद किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। तो सब ये भी प्रश्न आपको बताया गया, अगर हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो देखे होंगे, ये सारे प्रश्न वहीं से आपको देखने को मिला, ये सारे प्रश्न हमने पहले ही करवा चुके हैं। तो सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक अवस्था में, द्वितीय यानी सेकंड स्टेज में जो होता है वो सबसे अच्छे जो अल्पकालीन उत्पादन की दशा कहलाती है, याद रखिएगा। औसत परिवर्तन लागत क्या है, क्या होता है औसत पर, ये सारे चीज आपको तो बताया जा चुका है। औसत परिवर्तन लागत क्या है, 65 का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कुल परिवर्तन लागत गुने उत्पाद, कुल परिवर्तन लागत प्लस उत्पाद, कुल परिवर्तन लागत माइनस उत्पाद, या कुल परिवर्तन लागत भाग उत्पाद, यानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो कुल परिवर्तन लागत को उसके क्वांटिटी यानी उत्पाद से अगर डिवाइड दे देते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औसत परिवर्तन लागत निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, श्रम मांग वक्र में वामावर्ती विचलन का कारण होता है, वामावर्ती। अब यहाँ पे हो गया, तो इंग्लिश मीडियम में भी इसको थोड़ा देख लेते हैं। वामावर्ती का मतलब होता है लेफ्ट वार्ड, लेफ्ट मतलब बाएं की ओर। तो कहता है लेफ्ट वार्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज काउज्ड बाय द, क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, तो 66 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर मजदूरी दर में कमी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगी, अगर मान लीजिए कोई इधर है तो इधर हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो ये y है, ये x है, तो कोई चीज़ बढ़ेगा तो वो किधर की ओर शिफ्ट होती है, दाईं ओर शिफ्ट होती है, राइट साइड की ओर शिफ्ट होती है। और यहाँ पे प्रश्न बोला गया है लेफ्ट की ओर शिफ्ट होना, यानी उसमें क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस तरह से याद रखिएगा, काफी आसान सा प्रश्न था, मजदूरी दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नेक्स्ट का 67 नंबर है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संसाधन का स्वामित्व किस क्षेत्र के अधीन आता है। सभी को बताया गया है कि जो भी उत्पादन संसाधनों का जो स्वामित्व होता है वो उत्पादन क्षेत्र होता है, उत्पादन क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा, प्रोडक्शन सेक्टर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, भुगतान शेष घटक है। ऊपर में भी हम लोग पढ़े थे भुगतान शेष के बारे में, यहाँ एक और प्रश्न दिया गया है, भुगतान शेष का घटक है, कौन घटक होगा, यही सी बात है, चालू खाता पूंजी खाता, बिल्कुल दोनों हो जाएगा, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों हो जाता है, ये आपका भुगतान शेष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए एंड बी बोथ। किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है। अभी ऊपर में हम लोग भी शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा, यहाँ पे बताया गया है कि किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है, क्या सही जवाब हो जाएगा। तो ये सही को पता होगा, आधार वर्ष के आधार पर, याद रखिएगा आधार वर्ष, यानी एक वर्ष में होता है ना जो उसकी जो आधार होती है ना, उस पे हम लोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापते हैं। याद रखिएगा, कीमत पे नहीं नापते हैं, न वर्तमान कीमत पे, नहीं स्थिर कीमत पे। याद रखिएगा, ये आधार वर्ष पे हम लोग उसके कीमत को मापा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 69 का। एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा ने किस प्रक्रिया को सरल कर दिया। यहाँ पे काफी आसान अच्छा सा प्रश्न दिया गया है कि एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा ने किस प्रक्रिया को सरल बनाया है। तो मूल संचय, मूल मापन और लेन देन तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते उत्पादन संभावना वक्र की ढाल नतोदर होती है। नतोदर का मतलब होता है कनकेव, याद रखिएगा कनकेव होगा। तो क्या सही जवाब हो जाएगा 71 का, तो ऑप्शन नंबर डी बढ़ती अवसर लागत के कारण उत्पादन संभावना वक्र की ढाल जो होती है वो कनकेव होती है। अगर घटती अवसर लागत हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे कन्वेक्स हो जाएगा। बस इस चीज को आपको याद रखना होगा आप दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 है, एक अशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निदान करना नहीं, ये किनका कथन है। इस तरह से कथन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से जो भी हमारे इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बहुत सारे कथन कहा है, बहुत सारे अपनी बातों को रखा है और उनको एक कथन के रूप में प्रयुक्त किया है। तो वो सारे प्रश्न आपको याद रखने होंगे क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, तो 72 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किन्स ने कहा था। याद रखिएगा ये किसके द्वारा कहा गया है, किन्स के द्वारा। किन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, न कि किसी चीज का निदान करना होता है, ये किन्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, किस स्थिति में उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होता है। सभी को पता होगा जब ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब आपस में बराबर होंगे, कौन आपस में बराबर होगा, एमपी बराबर एपी, एमपी और एपी फुल फॉर्म लिखिएगा क्योंकि सारी चीज बताया गया। एमपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब क्या होता है। 73 का क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी आंसर सी। अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की समस्या का कारण है, अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की समस्या का कारण क्या होगा। यहाँ पे याद रखिएगा सारी चीज़ों को हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में दुर्लभता का सबसे बड़ा जो कारण है वो सीमित संसाधन है, और हमारी जो उपयोगिता है, हमारा जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साधन क्या है हमारे पास, सीधा सीमित है। साधन हमारे पास क्या है, सीमित साधन है। यही दुर्लभता की सबसे बड़ी समस्या माना जाता है, सीमित संसाधन, यानी आंसर बी। 75 नंबर है, आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार उत्पादन के संसाधनों का पारिश्रमिक निम्नांकित में किस पर किया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार में जो बताया गया, उन्होंने उत्पादन के संसाधनों का पारिश्रमिक निम्नांकित में किस पर निर्भर करता है। तो सभी को पता होगा किस पे निर्भर करेगा, मांग और पूर्ति पे। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, साधन की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है, साधन की सीमांत उपयोग उत्पादकता पर निर्भर करता है। याद रखिएगा यहाँ पे पारिश्रमिक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 76 नंबर है, किस वर्ष आधार का अध्ययन माइक्रो अर्थशास्त्र और माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र में विभक्त हुआ है। ये सारी चीज़ आपको बताया है। कब ये दोनों को बांट दिया गया है, तो जब याद रखिएगा कि हमने जब बताया था कि जब महामंदी हुई थी, कब महामंदी हुई थी, तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन का काल आया था, और वहीं से क्या किया गया था कि दो भागों में बांट दिया गया था, एक माइक्रो और एक मैक्रो। याद रखिएगा तो 1919 के बाद 1929 के बाद क्या हो जाएगा, कौन सा डेट आ जाएगा, तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए, सॉरी 1930 में। याद रखिएगा क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन ही आया था, यानी विश्व महामंदी आई थी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा विश्व महामंदी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 1929 विश्वव्यापी महान। अच्छा यहाँ पे प्रश्न आ ही गया कि विश्वव्यापी महान मंदी कब, यानी ग्रेट डिप्रेशन कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पूछ ही रहा है कि ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था। अभी हमने बता दिया 1929, यानी यहाँ पे रेंज दिया गया है 1929 से 1939 को हम लोग ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। याद रखें डिकेड के नाम से जानते हैं 1929 से 1939 तक। तो अगर आपसे शुरुआती डेट पूछा जाएगा कि शुरुआत कब हुई थी ग्रेट डिप्रेशन, तो 1929 याद रखिएगा। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 78 है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। ये सारे चीज आपको बताया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कौन करेगा, मूल्य नियंत्रण, योजना तंत्र, बाजार तंत्र। क्या सही जवाब हो जाएगा 78 का, सभी हो जाएगा, बाजार तंत्र भी, मूल्य नियंत्रण भी और योजनाएं हमारी अच्छी रहेगी तो समस्याएं दूर हो जाएगी, मूल्य पर नियंत्रण रहेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, और बाजार तंत्र भी रहेगा तो भी हमारे जो संसाधन की समस्या है वो दूर हो जा सकती है। यानी ऑप्शन नंबर डी, आसानी से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किसमें कुछ आगतें स्थिर रहती है। कुछ किसमें आगतें जो होती हैं यो, यानी आगतें यानी इनपुट, जो इनपुट होती है वो स्थित होती है। क्या होगा 79 का सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर बी अल्पकाल में। हमने पढ़ा है इसके प्रीवियस वीडियो में कि अल्पकाल में चीजें परिवर्तित नहीं होती है, स्थिर रहती है, और यहाँ भी पूछा गया है कि स्थिर रहती है किस काल में, अल्पकाल में, और दीर्घकाल में वो परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, आसानी से लगा। देखिए एक ही प्रश्न को 2-3 ढंग से पूछा गया है। यहाँ पे ऊपर में जब हमारा पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछा गया है कि अल्पकाल में वस्तुएं क्या होती है, आगतें क्या होती है। ऑप्शन है परिवर्तित तो स्थिर रहती है या दोनों होगा। तो यहाँ पे लेकिन याद रखिएगा अल्पकाल में जो होती है आगतें वो स्थिर रहती है। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, और एक ही प्रश्न को अलग अलग ढंग से किस तरह से पूछा जा रहा है देख लीजिए आप भी। निम्नलिखित में से कौन संयोग पूरक वस्तु का है। याद रखिए यहाँ पे संयोग पूरक है, याद रखिए एक दूसरे का पूरक होगा, एक दूसरे का पूरक होगा। पूरक वस्तुएं जो कहते हैं एक के बिना दूसरा क्या हो जाएगा, अधूरा है। जैसे कलम और स्याही एक दूसरे का पूरक है, कलम है और स्याही नहीं है तो किसी काम का नहीं, अगर स्याही है कलम नहीं तो भी किसी काम का नहीं। तो एक दूसरे के बिना वो अधूरा है, उसी को हम बोलते हैं
पूरक वस्तुएं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चाय और कॉफी क्या है? तो ये स्थापन्य वस्तुएं हैं। चाय और कॉफी क्या है? स्थापन्य वस्तुएं कहती हैं कि जब कॉफी का कीमत बढ़ जाएगा तो चाय का मांग भी बढ़ जाएगा, कॉफी का कीमत घट जाएगा तो चाय का मांग भी घट जाएगा। तो ये स्थापन्य वस्तुएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नांकित संयोग में स्थापन लीजिए। स्थापन्य वस्तुएं बता ही दिया गया, आगे पूछ ही दिया गया कि स्थापन्य वस्तुएं किसे कहते हैं। क्या हो जाएगा स्थापन्य वस्तुएं? ब्रेड एवं मक्खन, रोटी दाल, सरसों तेल और रिफाइन, कुर्सी या टेबल। तो जाहिर सी बात है कि उसके बदले में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरसों तेल और रिफाइन। जब रिफाइन का दाम बढ़ जाएगा तो सरसों तेल का इस्तेमाल करेंगे और रिफाइन का दाम घट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सरसों तेल कम इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है रिफाइन तेल अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सरसों तेल हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थापन्य वस्तुएं हो जाएगी। निम्नांकित में कौन मांग वक्र पूर्णतः बेलोचदार होती है? ऊपर में भी बताया गया है कि बेलोचदार होती है। कौन सी मांग होता है? ऊर्ध्वाधर मांग वक्र, रेखीय मांग वक्र, आयताकार, अति परवलयीय मांग वक्र या इनमें से सभी। तो 82 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वाधर मांग वक्र जो होती है वो बेलोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 है, आगम औसत और औसत लागत बराबर यानी AR बराबर AC। AR यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट किस प्रकार की स्थिति में आपस में बराबर होती है? समान लाभ में, अधिक समान लाभ में या हानि में? तो 83 का जो सही जवाब हो जाएगा अधिक सामान्य लाभ में, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट 84 नंबर है, निम्नांकित में से कौन नियम कृषि में लागू होता है? निम्नांकित में नियम कृषि में कौन लागू होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? 84 का याद रखिए, उत्पत्ति ह्रास नियम। याद रखिए उत्पत्ति ह्रास नियम को हमने सब्जेक्टिव वीडियो में काफ़ी आसानी से बताया है, जाकर के वहाँ देखिएगा उत्पत्ति ह्रास नियम किसे कहते हैं, ये सारे चीज़ों को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी भी यहाँ से अब 16 प्रश्न और है, 16 प्रश्न बचे हुए हैं। तो वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो 85 नंबर है, भौतिक आदाओं यानी इनपुट तथा प्रदाओं यानी आउटपुट के फलनीय संबंध को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट। यानी सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में क्या संबंध है? क्या संबंध होगा? तो 85 का ऑप्शन नंबर बी, संबंध को हम लोग यहाँ पे पूछा गया संबंध को क्या कहा जाता है? तो प्रोडक्शन फंक्शनल कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्पादन फलन कहा जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। किसे? जब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट फिजिकल। 86 नंबर है, संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो। निम्नांकित में से किनका कथन है? ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं। कथन के बारे में बार बार पूछा गया है, उनसे जुड़े हुए जो अर्थशास्त्री है उनके नाम पूछे जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टिगलर ने कहा था संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट 87 है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम में वृद्धि होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग सीमांत आगम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत आगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे चीज आपको सब्जेक्टिव में बताया गया है। नेक्स्ट है, मुद्रा का गौण कार्य है। मुद्रा का गौण कार्य है, क्या होगा मुद्रा का गौण कार्य? तो याद रखिएगा स्थगित भुगतान जो होता है वो मुद्रा का गौण कार्य होता है। डिफर्ड पेमेंट जो होता है मुद्रा का गौण कार्य है। 89 है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कितनी बार ये प्रश्न देखने को मिला गया है? ये प्रश्न आपके जो सेंटर एग्जाम है ना, शायद उसमें भी देखने को ये मिला है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य है, किसने कहा था? ये VVI इस तरह का प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीटेशन होते हैं। तो विदर्श ने कहा था, हार्टले विदर्श ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। नेक्स्ट है, मुद्रा वह धुरी है जिसमें आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। कुछ प्रश्न नए देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी बताए थे ना कि राइटर के नाम लिख करके उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके कथन है, उनके द्वारा जो अवधारणाएं दी गई उनको लिख लीजिएगा। तो 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मुद्रा वह धुरी है जिसके आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा?
90 का जो सही जवाब हो जाएगा, मार्शल ने इस बात को कहा था। मार्शल ने, ऑप्शन नंबर डी, मनी इज द पाइवट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस द क्लस्टर हु स्टेटमेंट इन दिस इज दिस, तो आंसर हो जाएगा डी, मार्शल ने कहा था इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नांकित में कौन केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की गुणवत्ता विधि नहीं है। हमसे आपसे बताया था कि साख का सृजन कौन करता है, साख का नियंत्रण कौन करता है, तो आपको पता होगा कि साख का जो नियंत्रण है वो कौन करेगा, आरबीआई उस पर नियंत्रण करता है, लेकिन जो सृजन करने का काम होता है वो व्यवसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक का काम होता है, कमर्शियल बैंक का काम होता है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नांकित में कौन केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की गुणवत्ता विधि नहीं है, तो क्या गुणवत्ता विधि नहीं है? 91 का वैधानिक कोषानुपात में परिवर्तन यानी एसएलआर में परिवर्तन जो है उसका ये गुणात्मक विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी साख का राशनिंग करना यानी साख का राशनिंग करना, प्रत्यक्ष कार्यवाही और नैतिक दबाव, ये सारे जो केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में कौन सा सभी बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं। सभी को पता होगा बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1935 में अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विज्ञान है? अर्थव्यवस्था विद्यमान है, विज्ञान नहीं, सॉरी, विद्यमान है। तो सभी पता है, सिंपल। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट लगा देता है, विद्यमान है। सिंपल बोलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर इसको सिंपल प्रश्न, इसको सिंपल ढंग से दिया जाए तो क्या बोलेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कैसी है सभी को पता है, मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत की। यहाँ पूंजीवादी भी होती है, यहाँ समाजवादी, दोनों मिलकर काम होता है यहाँ पे। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट 94 है, निम्नांकित में से कौन आर्थिक प्रणाली का आधार है? आर्थिक प्रणाली का आधार पूछा जा रहा है। 94 नंबर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी यानी संस्थागत आधार, तकनीकी आधार और वैचारिक आधार, ये तीनों जो है ये आर्थिक प्रणाली का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, किनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि का आधार ज्यामितीय क्रम 1 2 4 8 16 32 64 128 है, यानी ये सब दो का गुणांक है। किसका ये ज्यामितीय क्रम किसने दिया? सबसे बहुत सिंपल बोल सकते हैं, ये जो ज्यामितीय क्रम है किसने दिया? तो माल्थस ने दिया। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपको करवाए जा चुके हैं कि ज्यामितीय का आधार जो है किसके द्वारा दिया गया, तो ये जो क्रम दिया गया है वो माल्थस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 है, अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे, ये अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है। किसने कहा था? फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा था इस चीज के बारे में? सही जवाब हो जाएगा, माल्थस ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर है, निम्नांकित में से कौन अस्पष्ट लागते हैं? निम्नांकित में से कौन अस्पष्ट लागते हैं? निम्नांकित में से कौन अस्पष्ट लागते हैं? क्या सही जवाब हो जाएगा 97 का? 97 का क्या सही जवाब हो जाएगा? 97 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 है, निवेश गुणांक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? निवेश गुणांक के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है, क्या होता है निवेश गुणांक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे इसकी अवधारणा किसने दी थी? 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किन्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किन्स ने दिया था। नेक्स्ट 99 है, दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं, ये भी कथन किसका है? ये कथन किसका है 99 का? द 99 का ये भी कथन किन्स का ही है। दीर्घकाल में, इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, ये कथन है किन्स का। और आज का लास्ट प्रश्न है कि किसने कहा था पूर्ति अपनी मांग की संरचना स्वयं तैयार करती है, स्वयं करती है, उसको स्वयं तैयार करती है, तो ये JB ने कहा था, JB ने कहा था। तो ये महत्वपूर्ण हमारे 100 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।